Good afternoon. Welcome to our show, The Great Talk. I'm Dr. Mohammad Rafiq Faruqi, Editor-in-Chief, CA Media Group, Anand. Today, we are going to have conversation with Sant Shri Nirgun Das Maharaj Ji, Shri Santram Temple, Nadiad. महाराज जी, आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिए निकाला। सबसे पहले सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। हम कुछ नहीं है, हमारे गुरु महाराज ही सब कुछ है। संतराम महाराज, संतराम टेम्पल ही हमारे लिए सब कुछ है। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना काम करते हैं फिर भी अपने आप का कोई श्रेय नहीं लेते, कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं। सब क्रेडिट आप देते हैं महाराज जी को और जो श्री संत जी हैं उनको देते हैं। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बताएं कि किस तरह का सामाजिक काम यहाँ पर होता है। हमारे गुरु महाराज का आदेश है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। जी। प्राणी मात्र के लिए अपना जीवन एक एक क्षण अपनी कुर्बान करो। करेक्ट। वही हमारे लिए सब कुछ है। जो हम खर्च करते हैं परोपकार में, वही जीवन है। अपने लिए तो सब कुछ जीते हैं, परोपकार में जिए, इसी का जीवन दुनिया है। गुरु जी का आदेश है, इस पथ पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं गुरु महाराज की कृपा से। यहाँ पर जो हेल्थ के रिलेटेड काम होता है, फिर एजुकेशन के रिलेटेड काम होता है या बाकी सोशल डेवलपमेंट का काम होता है, उस पर आप थोड़ी लाइट डालिए। हम कहे अच्छा नहीं रहेगा। हमारे आशीष भाई हैं जी, वो ऑनररी तपोवन पूरा प्रकल्प संभालते हैं जी, और मंदिर के भी सब विभाग के वो गिनाते हैं, अच्छे ज्ञान उनको है जी। और जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ पहुँच भी जाते हैं जी। वही डिटेल में बता पाएंगे, वो अच्छा रहेगा। सही बात। जहाँ तक हम बात करेंगे कि लोगों को जिससे इंस्पिरेशन मिले, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, तो आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताएं। आपके खुद के सिद्धांत क्या है? बस यही सिद्धांत, परोपकार में जियो। ओके, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर प्रोग्राम द ग्रेट टॉक। I'm Dr. Mohammad Rafiq Faruqi, Editor-in-Chief, CA Media Group, Anand. Today, we are going to have conversation with Shri Ashish Dave Ji, the Honorable Director of Shri Sant Ram Temple, Nadiad, and also the Co-Director Shri Rahul Dave Ji, the Honorable Director of Shri Sant Ram Temple, Nadiad. सर, आपको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहता हूँ एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव गिवन योर प्रीशियस टाइम टू अस। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम सर। स्टार्ट करने से लिए सबसे पहले मैं आप दोनों का इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूँ। एक बार सबसे पहले तो
आपके चैनल को मेरा धन्यवाद, जो पूरे भारतवर्ष में एक अच्छे कामों के लिए जानी जाती है, अच्छी न्यूज़ के लिए जानी जाती है। और मुझे आज खुशी है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज से जुड़ रहा हूँ। मेरा नाम आशीष दवे है और मैं श्री संतराम गर्भ संस्कार केंद्र और श्री संतराम चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट सेंटर दोनों का मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम राहुल इंद्रधन दवे, मैं श्री संतराम गर्भ संस्कार केंद्र तपोवन का कोऑर्डिनेटर हूँ और पिछले 2 साल से मैं यहाँ सर्व कर रहा हूँ। ग्रेट। सर, मैं पहले आशीष सर से जानना चाहता हूँ और बारी बारी फिर राहुल सर से भी पूछूंगा। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने 5 साल 10 साल का कोई विजन रखा होगा और इसके लिए ये जो स्ट्रैटेजियाँ बनाते हैं, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इतना सारा काम करने के लिए? आपके जो प्रोजेक्ट्स है उस पर प्लानिंग करने के लिए आप किस तरह से ये सब परफॉर्म करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहली बात तो श्री संतराम गर्भ संस्कार केंद्र, यानी उसको हम तपोवन बोलते हैं जी, 2013 में उसकी शुरुआत हुई। जी। परम जी गुरु रामदास जी महाराज ने एक सोच रखी हम सबके बीच में जी कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, ऐसा एक कार्य क्षेत्र बना जाए कि जहाँ बच्चों को जन्म से पहले ऐसा ज्ञान दिया जाए, इस तरह तैयार किया जाए कि आने वाले समय में वो पूरे समाज को एक दिशा दिखाए। करेक्ट। हम देख रहे हैं कि पूरा समाज जाति धर्म, कोई पैसे वाला कोई गरीब है, ऐसे बटा हुआ है जी। और ऐसे बटे हुए समाज में एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है कि जो पूरे समाज को एक कर सके। वेरी गुड। श्री संतराम मंदिर नडियाद 200 साल से अपने कार्य क्षेत्र में यही काम कर रही है। मानव जाति पूरी एक है। करेक्ट। सब मानव हम एक ही है। करेक्ट। ठीक है, कोई अलग अलग घाट से पानी पी रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि नदी अलग अलग है। करेक्ट। लेकिन घाट अलग अलग है, नदी एक ही है। करेक्ट। सबका मकसद अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो ऊपर वाली सर्वशक्तिमान है वो एक ही है। तो उसको साथ में लेके, उस बात को अपने साथ में लेके, अपने जीन में लेके ऐसे समाज को बनाया जाए कि जो समाज में सब एक साथ रह सके, प्यार से रह सके और एक दूसरे की चिंता कर सके। करेक्ट। तो इसी विजन से महाराज जी ने सोचा कि बच्चे के जन्म से पहले उसको ऐसा ज्ञान दिया जाए। तो क्या कर सकते हैं? तो गर्भ में ही ऐसा ज्ञान दे सकते हैं। साइकोलॉजिकली माँ अपने बच्चे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रीट करती है। उसका अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ट्रीट करती ही रहती है, लेकिन उसके पास एक वे नहीं है। कौन से वे पे मुझे जाना है ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छी बात सिखा सकूं, समाज के लिए अच्छा बना सकूं। तो उसी वे को प्रशस्त करने के लिए हमने ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का प्रोग्राम शुरू किया। ओके। 2013 में शुरू किया था जी। और एक 10 साल का विजन लेके हम चले थे कि 10 साल में करीबन 50,000 से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए जिसको हम शिक्षित कर सकें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और करीबन वो टारगेट को हम अचीव कर चुके हैं। अभी तो हमारा 8वां साल चल रहा है, अभी 2 साल बाकी है। फिर भी हम करीबन 48,000 से करीब माताओं को ये ज्ञान दे सकें। थैंक यू वेरी मच। और महाराज जी का जो विजन था पूज्य गुरु रामदास जी महाराज का, तो आप जानते हैं कि मानव सेवा किस तरह की जाती है, वो संतराम मंदिर ने एक राह दिखाई। तो उसी राह पे ये सेंटर चलता है। हमारे यहाँ कोई धर्म का, कोई जाति का कोई भेदभाव नहीं है। सब माताएं आ सकती है और हमारे यहाँ शिक्षित हो सकती है। जहाँ तक मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ कि सर आप इस पे थोड़ा सा ये लाइट अप करिए कि ऑन ऑल जो ये ऑपरेशन चलता है, प्रेग्नेंट वुमेन को बिफोर प्रेगनेंसी आप लोग ट्रेन करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन में किस किस प्रकार की महिलाएं आती है? जैसे आशीष जी ने कहा कि हमारे यहाँ धर्म का कोई भेदभाव नहीं, लेकिन उसको थोड़ा इलाबरेट करेंगे आप?
हमारे यहाँ सब महिलाएं आती है। जी जो महिला चाहती है कि अपना बच्चा फुल कॉन्फिडेंस वाला हो, जी और जो चाहती है कि सूरवीर बने, ओके साहसिक बने, करेक्ट तेजस्वी बने, जो बच्चा इच्छित हम बोलते हैं कि इच्छित संतान प्राप्ति, ओके वो करने के लिए यहाँ आती है वो हर एक माता है। करेक्ट और जो कॉन्सेप्ट लेकर आती है वो कॉन्सेप्ट हम का पूरा करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि बच्चा गर्भ में 80% का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ओके माता के गर्भ में बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट 80% होता है। वो 80% हम 100% देना चाहते हैं। ओके ऐसा हमारा हर रोज मंडे टू सैटरडे 1 to 5 का सेशन होता है। जी और उसमें हम सब एक इन्वॉल्व कर देते हैं, सब सेशन कि कहाँ से। फर्स्ट सेशन हमारा होता है प्रेयर का होता है, बाद में आती है ब्रेन एक्टिविटी आती है, करेक्ट बाद में रीडिंग आता है। ये क्यों करना चाहिए ये भी हम बताते हैं, रीडिंग क्यों करना चाहिए, Correct. ब्रेन एक्टिविटी क्यों करनी चाहिए। करेक्ट बाद में रिलीजियस सीरियल हम दिखाते हैं। तो रिलीजियस सीरियल क्यों दिखनी चाहिए कि उसमें जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर का गुण, जो उसकी पॉजिटिविटी है वो हमारे बच्चे में आए। वेरी गुड बाद में आता है प्राणायाम का सेशन आता है, शवासन का सेशन आता है, वो हमें फिजियोथेरेपी डॉक्टर जो आते हैं उसी अंडर में ही हम सब करवाते हैं, करेक्ट वो इंडिविजुअल नहीं कर सकती है। करेक्ट और आखिरी में आता है गर्भ संवाद, जो माँ अपने बच्चे के साथ संवाद करती है। मैंने आपको पहले बताया कि तू सूरवीर हो, साहसिक बन, ऐसा गुण लेके आ, करेक्ट वो सब गर्भ संवाद में आता है। और बाद में लास्ट में हम और पौष्टिक नाश्ता देते हैं। ओके ये सब 1 to 5 सेशन में चलता है। ओके थैंक यू सो मच इस पूरे प्रोसेस को एलैबोरेट करने के लिए। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि इनफैक्ट मुझे भी आज ही पता चला कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाइल्ड का जो ब्रेन है 80% डेवलप होता है, लेकिन आप लोगों के ये एंडीवर्स होते हैं, ये कोशिश होती है कि इट कैन बी टेकन टू 100% एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। अच्छा, सेकंड में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप लोगों का जो मिशन है, यहाँ पर हमने जाना भी है, पता भी है कि एजुकेशन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी संस्था का। तो एजुकेशन को लेके क्या मिशन है आपका और आपकी संस्था का? सबसे पहली तो ये बात है कि प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों एक्टिविटी यहाँ चलती है। करेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे हम बच्चे को ट्रीट करते हैं कि भाई उसका अनकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, तो अनकॉन्शियस माइंड में किस तरह उसको पॉजिटिव थॉट्स दिए जाए वो तो हम सिखाते ही है। वो गर्भ संवाद जिसे बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग उसे बोलते हैं। साथ साथ में अगर कोई लेडी चाहती कि मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, यानी मुझे एक बच्चा चाहिए, अच्छा सा बच्चा चाहिए, करेक्ट तो हम देखते हैं कि भाई अगर ज़मीन के अंदर अच्छी हमने खाद डाली है, अच्छा पानी दिया है और अच्छा बीज डाला है, तो 100% हमें उसके अंदर से जो भी निकलेगा, खाद निकलेगी, यानी जो भी छोड़ निकलेगा, जो भी वृक्ष निकलेगा, वो जो पौधा निकलेगा वो बढ़िया ही निकलने वाला है, क्योंकि हमने उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया हुआ है, उस ज़मीन को अच्छी तरह ट्रीट किया हुआ है। तो इस तरह भी माँ और उसके पिता अगर प्रेगनेंसी से पहले अगर सोच लें, ऐसा नहीं कि भाई एक चांस मिला है और प्रेग्नेंट हो गए, ऐसा नहीं। आप सोचो कि मुझे बच्चा चाहिए और आपकी चॉइस है, तब आप जाके बच्चा लाते हो, तो आपके लिए वो बढ़िया ही रहेगा। साइंटिफिकली मेडिकली अपने आप को आप ट्रीट करते हो, आपके अंदर जो शरीर के अंदर खामियां हैं, आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे मेंटली रिटायर होते हैं, फिजिकली उनको कोई ना कोई तकलीफ रहती है बच्चे को। तो ऐसा बच्चा कब आता है? जब माँ और उसके पिता, उसके अंदर जेनेटिकली कोई डिफेक्ट है। तो सबसे पहले उसको सुधारने की ज़रूरत है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, बहुत कम बच्चे ऐसे निकलते थे जो मेंटली रिटायर हो या फिजिकली फिट ना हो, एकदम हेल्थी बच्चे निकलते थे। आजकल हम देखते हैं तो लड़कियों की हाइट 5 फुट हो गई और लड़के की हाइट 5, 5, 6, उससे ज़्यादा नहीं है। पहले एकदम हाइटेड बच्चे थे, हेल्थी बच्चे थे, हम देखते थे दिन प्रतिदिन वो हाइट कम होती जा रही है, यानी कहने का मतलब कि उसकी हेल्थ पे भी असर हो रहा है कुछ ना कुछ। तो फाइनली क्यों हो रहा है ये हमें सोचने की ज़रूरत है। तो सोचते तो पता चलता है कि हमारे जो आजकल हमारे जो रहने की स्टाइल है,
हमारा खाना है, जो जिस तरह हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार है, एटीट्यूड है, परिवार में जिस तरह एक लोगों का एटीट्यूड है, करेक्ट, उसका पूरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और इसकी वजह से हेल्दी बच्चा नहीं होता है, मेंटली कहीं रिटायर होता है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं बच्चा होता है। तो वहीं से शुरुआत करनी है कि भाई हेल्दी बच्चा चाहिए तो माँ बाप को भी हेल्दी बनना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, आपके पास पैसे है इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। करेक्ट, आपके पास अच्छी सी जॉब है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो। आप जिस तरह सोच से हेल्दी होना चाहिए, इस तरह फिजिकली भी आप हेल्दी हेल्थ होनी चाहिए, ताकि आप समाज को एक अच्छा बच्चा दे सको, हेल्दी बच्चा दे सको और वो समाज को लीड कर सके। एब्सोल्युटली, तो वहीं से एक शुरुआत होती है एजुकेट करने की। करेक्ट, तो सबसे पहले तो वो प्लानिंग दिखाते हैं कि किस तरह प्लानिंग करना है, उसके अंदर उसको क्या, उसके रोज बरोज की जो जिंदगी है उसके अंदर किस तरह उसको चेंज लाना है, उसके फूड हैबिट किस तरह चेंज करनी है। हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेशन है वो आजकल हम देखते हैं कि एक फिजिकली रिलेशन ज़्यादा है, उसको जो मेंटली रिलेशन चाहिए एक दूसरे को वो बहुत कम है। फिजिकली अट्रैक्शन सबके अंदर है, करेक्ट, तो उसको थोड़ा साइड ट्रैक करके मेंटली एक दूसरे के साथ कैसे मिल जाए, तभी वो बच्चा अच्छा ला सकता है। एब्सोल्युटली, तो वहीं से एजुकेट करते हैं। फिर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ आती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी किस तरह बच्चे को हेल्दी किया जाए तो वो भी सिखाते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर रहती है, गायनेक डॉक्टर, वो हफ्ते में 3 बार उसको चेक करती है। अगर उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादातर हमारा ये रहता है उसको हम आयुर्वेदिक मेडिसिन दें। अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर हम दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एलोपैथी नहीं देनी है, एलोपैथी पे हम देते ही है, लेकिन शुरुआत हमारी आयुर्वेदिक से होती है। जब तक वो आयुर्वेदिक से ट्रीट होती है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ही, तो वहाँ हम जाते हैं। उसको सोनोग्राफी करनी है तो वो भी फ्री हो जाती है, मेडिकल चेकअप फ्री हो गया, उसको दवाइयाँ देनी है वो भी फ्री हो गई है, तो एक अच्छा सा मेडिकल एटमॉस्फेयर उसको मिल गया। ठीक है, तो वहाँ भी हम एजुकेट करते हैं कि किस तरह उसको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सब रिलीजन्स के ऊपर नहीं है, साथ में मेडिकल को भी मिलाना है। टेक्नोक्रेट युग है तो उसको भी साथ में लेना है कि भाई किस तरह वो टेक्नोक्रेट युग का यूज़ कर सकती है। मोबाइल का यूज़ सिर्फ व्हाट्सअप और फेसबुक उसके लिए नहीं है, वो बहुत सारा उसका अच्छा सा यूज़ कर सकती है वो माँ। तो उसकी क्या इफेक्ट होती है अपने बच्चों पे, उन फिजिकली उनके पर क्या इफेक्ट होती है, तो वो भी हम दिखाते हैं कि भाई इसको किस तरह सिखाते हैं कि क्या करना है। जी जी, ठीक है, एक बात ये हो गई, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उसको हो गया, अब अच्छे से बच्चे का जन्म हो गया। तो जिस तरह राहुल भाई ने बताया कि 80% उसका ब्रेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप हो जाता है, तो साइंस ऐसा भी कहता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से लेके 3 साल तक 80% होता है और 3 साल के बाद 18% होता है। दूसरा एक ओपिनियन ऐसा भी है साइंस का कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 80% होता है और जन्म के बाद 3 साल की उम्र तक 18% होता है, और 3 साल से लाइफ टाइम जब तक वो जीता है 2% होता है। तो दोनों मत के मिला के हम ऐसा सोच सकते हैं कि 3 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा उसका ब्रेन डेवलप होता है। करेक्ट, तो उसको किस तरह हम फोकस करें ताकि वो 80% 100% हो जाए। 100% अगर उसका ब्रेन डेवलप होगा तो उसकी एक अलग सोच होगी, अलग समाज को एक नई राह दिखाएगा। तो उसके लिए एजुकेट किया हमने, जन्म हो गया, फिर 3 साल तक चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट सेंटर करके हमने एक सेंटर शुरू किया है। करीबन 5 साल से ये सेंटर हमारा चल रहा है। करेक्ट, तो उसी सेंटर में हम माता को ये सिखाते हैं कि बच्चे 3 साल के बच्चे को किस तरह ट्रीट किया जाए, अपने साथ किस तरह जोड़ा जाए, उसका ब्रेन का मैक्सिमम डेवलप, उसकी फिजिकली मैक्सिमम डेवलप किस तरह की है। अगर बच्चा क्रोलिंग करता है तो माँ ये चाहती है कि बच्चा मेरा क्रोलिंग ना करे, वो खड़ा होकर चलना शुरू कर दे, क्योंकि वो ऐसा बताना चाहती है दूसरों, देखो मेरा बच्चा तो 1 साल का हुआ है और चलना शुरू कर दिया, 6 महीना का हुआ और खड़ा हो गया। नहीं, वो साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली ये है कि बच्चा अगर क्रोलिंग करता है तो उसके अंदर फिजिकली और मेंटली क्या डेवलप होता है। अगर वो क्रोलिंग करता है तो सबसे पहले तो उसको 2 हाथ और 2 पाँव चारों उसको कोऑर्डिनेट करना है, उसका बॉडी का बैलेंस करना है। उसका ब्रेन ये सोचेगा कि मेरे हाथ को इतना प्रेशर मुझे देना है, मेरे पाँव को इस तरह मुझे प्रेशर देना है, तब जाके मेरी बॉडी बैलेंस होगी। अगर एक हाथ बच्चा उठा लेता है तो वो गिर जाता है,
तो वो सोचेगा कि मुझे गिरना नहीं है, तो मैं कैसे बैलेंस करूँ तक कि मैं गिर ना सकूँ। करेक्ट। तो वो जो बैलेंसिंग है मेंटली और फिजिकली, वो बेसिकली जरूरी है। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें जो हमको बहुत छोटी लगती है, लेकिन वो बहुत इम्पैक्ट करती है उसके ऊपर। आई कॉन्टेक्ट, आप मेरे साथ बात कर रहे हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अगर आप मेरे सामने नहीं देखते हो और कैमरे के सामने ही देखते रहते हो, मैं भी कैमरे के सामने ही देख के बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में एक बात चलेगी कि उनको मेरे पर इंटरेस्ट नहीं है, मेरी बातों में इंटरेस्ट है, उनको कैमरा में इंटरेस्ट है। तो ये साइकोलॉजी है हमारी कि हम जब देखते हैं एक दूसरे की आंख में, सामने देख के, तो हम एक दूसरे के अंदर इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, और उसकी बातों को हम ध्यान से सुन सकते हैं। फैमिली में ऐसा होता है कि भाई वाइफ अगर बात करती है और हस्बैंड मोबाइल करता है, तो वाइफ बोलती है कि भाई तुम मेरे सामने देखो, मैं कुछ बोल रही हूँ। सीधी सी बात है। तो साइकोलॉजी इफेक्ट है कि वो मेरे सामने नहीं देखता, इसका मतलब ये कि मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। तो बच्चे के साथ भी आई कांटेक्ट किस तरह की जाए? अगर आप बच्चे से बात करना चाहते हो तो उससे आई कांटेक्ट करो। और आजकल आई कांटेक्ट छूट गया है लोगों का, क्योंकि पहले क्या था कि भाई हम चलो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे या कहीं बाजार में बैठे हैं, तो हमारे हाथ में कोई मोबाइल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो हम ऑब्जर्व करते थे कि समाज में लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस तरह का एटीट्यूड है, वो हम ऑब्जर्वेशन करते थे और ऑब्जर्वेशन में से हम सीखते थे। आज वो रहा नहीं। तो आज किस तरह वो ऑब्जर्व करना चाहिए, आई कांटेक्ट किस तरह करना चाहिए, वो उसको पहले से सिखाना पड़ेगा। जब समाज की सोच उसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, तब तो वो बहुत कुछ सीख गया होगा। जब वो स्कूल में जाएगा 3 साल के बाद, और बाहर से उसकी सोच में और नए विचार उसको मिलने लगेंगे, तब तो उसके पास और बहुत सारी चीज़ें होगी। वो बेसिकली वो मेंटली हेल्थी होगा, बहुत सारी सोच लेके, तो वो सोच सकेगा कि नहीं समाज में ये चल रहा है, नहीं ऐसा होना चाहिए। तो उसके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। वो ये हो गई है कि 3 साल के बच्चे की बात, 3 साल के बाद हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों स्कूल चलाते हैं। ये स्कूल हम इसलिए चलाते हैं, ऐसा नहीं कि भाई हमारे बच्चे हमारे यहाँ ही पढ़े, वो ऐसे लिए कि हम ज़्यादातर जानते हैं कि भाई मिडिल इनकम वाले फैमिली बहुत है हमारे समाज में, और वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, मेरा बच्चा भी अच्छी स्कूल में पढ़े, जो प्रोफेशनली एटीट्यूड उसका कम हो, फाइनेंशियली उसका एटीट्यूड कम हो, ऐसी स्कूल में बच्चा पढ़े। सब चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। इसीलिए हमने 12 कक्षा तक की स्कूल शुरू की है, बनाई है। वो इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों है। यानी बच्चे की एक सोच से हम बच्चा चाहते हैं वहीं से लेके 12 कक्षा तक पूरा एक एजुकेशन माहौल उनको मिले। और उसके पीछे की परम पूज्य गुरु रामदास जी महाराज जो हमारे संस्थापक है, मंदिर के महान श्री हैं, और हमारे संत श्री नीलकंठ जी महाराज, उनकी सोच यही है कि भाई समाज को एक हेल्थी बच्चा मिले, हेल्थी सोच मिले, ताकि वो किसी धर्म, किसी संप्रदाय में, किसी जाति में बटा हुआ ना हो, वो मानवता की नींव रखे, मानवता की ज्योत को आगे लेके जाए। वेरी गुड, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच। जिस तरह से आपने इलैबोरेट किया, आई वंडर कि ये जो आपका मैसेज है एक पॉजिटिव वाइब है, ये इसका फ़ायदा खाली हमारा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा जो विश्व है वहाँ तक ये आपकी गूंज पहुँच जाए। किस तरह से आप बिफोर इवन बर्थ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक एक बच्चे का विकास चाहते हैं, एंड दैट टू इरेस्पेक्टिवली कास्ट, क्रीड, उसके बगैर जो भी आए, और उससे भी वो कहते हैं हम आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा कि वो भी फ्री में। हाँ जी, तो दिस इज मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच जी। सर मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक आशीष सर ड्यूरिंग कोविड-19 शायद यूएस में थे, मैं यूएस, तो आप थोड़ा यूएस का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे। और जहाँ तक हम इंडिया की बात करते हैं, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग कोविड-19 कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोविड-19 की गाइडलाइन भी देते कि आपको कैसे बचना है कोविड से, उसका सेमिनार भी करते थे डॉक्टर्स को बुला के कि भाई आपको कैसे बचना है, बच्चे को कैसे बचाना है, करेक्ट, वो सब हम इंफॉर्मेशन देते थे।
वेरी गुड। आप यूएस का थोड़ा एक्सपीरियंस? मैं यूएस का एक्सपीरियंस दूँ उससे पहले इसी सेंटर की एक बात कर दूँ कि इसी सेंटर में ऑनलाइन कोचिंग भी चलता था। ओके। और ऑनलाइन कोचिंग में हमारे यहाँ अभी मान लो कि भाई 100 लड़कियाँ आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ऑनलाइन में करीबन 500-600 लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ती थी, जो घर बैठे पूरी एक्टिविटीज हम करवाते थे और वो भी फ्री में करवाते थे। ओके। साथ साथ में बच्चे की परवरिश कैसे की जाए वो भी ऑनलाइन डे टू डे चलता था। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार करना है या 15 दिन के एक बार, डे टू डे जिस तरह हमारा सेशन यहाँ चलता है इस तरह ही ऑनलाइन सेशन चलता था। दूसरी बात, हर रोज उनका कोविड टेस्टिंग होता था, जो भी लड़कियाँ आती है उनका हर रोज कोविड टेस्टिंग होता था। ओके। ताकि वो भी अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करें, Absolutely. हम भी सेंटर को सुरक्षित रख सकें, करेक्ट। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसकी बहुत संभाल रखनी पड़ती है। Absolutely. और बहुत बड़ा कैंपस है हमारा, और 6 फीट का जो डिस्टेंस है वो हमने 10 फीट कर दिया ओके। कि 6 फीट तो बोला था भाई गवर्नमेंट ने कि भाई 6 फीट आपको प्रोटोकॉल है, लेकिन हम 10 फीट रखते थे कि भाई 10 फीट के हिसाब से ही आपको रहना है, बैठना है, बात करनी है, वो बीच में आप आ ही नहीं सकते। करेक्ट। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सेशन रहा वो। कोविड-19 में तो एक दिन भी बंद नहीं रहा है। अच्छा, ऑनलाइन भी अच्छा रहा, ऑनलाइन भी Right. सक्सेस रहा। दूसरी बात है, आप यूएस की बात करते हो तो यूएस में तो आप जानते हो कि कैसी सिचुएशन थी, जी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है वहाँ के लोग इतने पैनिक नहीं थे। ओके। यहाँ बहुत लोग पैनिक थे, जी। यहाँ इतने पैनिक नहीं थे। ओके। और जो भी गाइडलाइन सरकार ने दी, यूएस गवर्नमेंट ने, उसको 100% लोग फॉलो करते थे। ओके। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को बोलना पड़े कि भाई तुम मास्क पहनो, कि किसी को कहना पड़े कि भाई नहीं तुम मेरे साथ मत खड़ा रहो। वो बंदा ही आपसे 6-7 फीट दूर खड़ा रह के बात करेगा। तो इस तरह का जो एटमॉस्फेयर था वही हमें सिक्योर फील कर रहा था। ओके। करेक्ट। और दूसरी बात कि जो जिस जगह पे हम काम करते हैं, जो जॉब करता है बंदा, तो वहाँ कंपलसरी हर 7 डेज कोविड टेस्टिंग होता है ओके। कंपनी की तरफ से। करेक्ट। यानी गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बनाई थी इतनी परफेक्ट थी कि वहाँ बिल्कुल सिक्योर होकर तुम काम कर सकते थे। करेक्ट। तो बिल बहुत बढ़िया रहा जिस तरह इंडिया ने कंट्रोल किया पूरा, जो विपदा थी उसके अंदर जो इंडिया जिस तरह बाहर निकला और पूरे विश्व में जिस तरह उसने अपना नाम रखा कि भाई इंडिया ने किस तरह अपने आप को बाहर निकाला, वो तो बहुत तारीफ काबिल है। Absolutely. और इनके लिए जो भी हमारे स्टाफ्स है, यानी नर्सिंग स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, या फिर डॉक्टर्स है, या फिर गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ है, विशेष करके मीडिया ने बहुत बढ़िया रोल किया कि भाई लोगों को किस तरह पैनिक नहीं होना है, किस तरह अवेयर रखनी है, वो मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया। मैं बैठ के देखता था वहाँ पे, तो सबके लिए तो मैं सैल्यूट बोलूँगा कि इंडिया टू सैल्यूट कि बहुत बढ़िया किया। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ वन बाय वन, कि जहाँ तक हमने बात करी पहले हेल्थ केयर की, फिर हमने बात की एजुकेशन और फिर हमने बात की कोविड की। अब एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसके बगैर कोई और डेवलपमेंटल काम होता है आपकी संस्था में? इसके बगैर कोई काम, सामाजिक इतना काम के जिसमें महिलाओं को तो हम गाइड करते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो पीड़ित होती है, डिवोर्सी होती है या विडो होती है, तो उनके लिए कुछ काम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। देखो सर, संतराम मंदिर की ये संस्था है जी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा है संतराम मंदिर का है। इस तरह पूरा एक मेडिकल डिपार्टमेंट है जी। संतराम मंदिर का, करेक्ट जहाँ उनकी हॉस्पिटल चलती है। जनरल एक हॉस्पिटल है जी, सबसे बड़ी हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल है, एब्सोल्युटली, और करीबन पर डे 1000 से 1500 पेशेंट्स चेक किए जाते हैं। करेक्ट, 600 से 700 पेशेंट के कैटरेक्ट के ऑपरेशन होते हैं। ओके, तो ये मेडिकल सेवा हो गई। मंदिर की एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि जिस क्षेत्र में मंदिर ने काम ना किया हो, और वो भी सेवा के भाव से, फ्री में। ओके, मान लो कि कहीं कुछ जगह पे भूकंप आ गया तो सबसे पहले मंदिर वहाँ पहुँच जाएगा। करेक्ट, अगर मंदिर वहाँ नहीं पहुँचता है तो वहाँ के लोकल बंदे को बोलेगा कि भाई मैं यहाँ से आपको सब चीज़ें देता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप बैनर लगाओ पीछे संतराम मंदिर का, बराबर, नहीं जरूरी नहीं है। Correct. हमें तो लोगों तक पहुँचना है, लोगों की सहाय करनी है। तो बंदा अगर काम करने के लिए तैयार है तो मंदिर भी उसको प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है, उसको सहाय देने के लिए तैयार है। महिला एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो आप, तो हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चलता है
कि भाई वृद्ध सहाय वृद्ध सहाय करके एक प्रोजेक्ट चलता है। तो उस प्रोजेक्ट में क्या है कि अगर कोई भी दंपति हो या कोई महिला हो या फिर कोई आदमी हो, तो उसको पूरे महीने का खाने का जो सामान है, उसको गेहूँ चाहिए, बाजरी चाहिए, बाजरा चाहिए, उसको तेल चाहिए, वो सब मंदिर की तरफ से फ्री दिया जाता है। यानी एक उसका घर अच्छी तरह से चलना चाहिए, एक बात ये है। दूसरी बात कि अगर वो बीमार हो गया तो हमारी हॉस्पिटल तो है कि वहाँ आके वो फ्री सेवा ले सकता है, लेकिन अगर उसको दवाइयाँ लिखती तो क्या करें? अगर मान लो कि भाई बाहर से किसी डॉक्टर को उसने दिखाया और वहाँ से उसने दवाइयाँ लिख दी तो क्या करें? तो हफ्ते में 2 बार हमारा मेडिकल स्टोर है, वो 2 बार खुलता है और सुबह से 7 बजे से शाम को 7 बजे तक मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती है। कोई भी मेडिसिन हो, कितनी भी कॉस्टली हो, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है, आपको मेडिकल स्टोर पे जाना है, प्रिस्क्रिप्शन देना है, आपको दवाइयाँ मिल जाएगी। मंदिर ये भी नहीं देखता है कि ये बंदा दवाइयाँ ले जाके बाहर बेच देता है या खाता है। मंदिर को ये देखने की भी जरूरत नहीं, मंदिर ये देखता है कि आया है मेरे द्वार पे तो उसको देना है, बात खत्म होगी। ठीक है। एजुकेशन में भी हमारे यहाँ लड़कियों की फी नहीं ली जाती, गर्ल्स की कितनी भी कोई भी स्टैंडर्ड में हो तो उसकी हम फी नहीं लेते, फीस नहीं लेते, उसको फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी फार्मर हैं, वो फार्मर अपने दिल से एक महाराज का हिस्सा रखता है अपने फार्म में, कि भाई मेरे फार्म में अगर 20 टन गेहूँ हुआ है तो उसके अंदर से 5%, 2%, 10% मुझे महाराज जी को देना है। ये बहुत बड़ी बात है। और वो खुद अपने फार्म में से जो चीज़ है वो लेके आएगा, मंदिर में देगा। अब मंदिर क्या करता है? पूरे डिस्ट्रिक्ट में से सब चीज़ आती हैं, तो मंदिर के लिए तो जो सुबह और शाम का जो भंडारा चलता है करीबन 5000 लोग हर रोज खाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा अनाज हमारे यहाँ रहता है, स्टोर रहता है। तो पूरे भारतवर्ष में कन्याकुमारी तक मंदिर की ओर से वो अनाज जाता है फ्री में। कोई अगर गर्ल्स हॉस्टल है, अगर गर्ल्स हॉस्टल ने बोला कि मेरे यहाँ 50 गर्ल्स रहती है, तो उसको साल भर का अनाज मंदिर की ओर से फ्री में दिया जाता है। कोई आश्रम है, बोले भाई हमारे यहाँ संत रहते हैं, कोई हॉस्पिटल है कि हम रोज खाना फ्री में देते हैं, तो वो साल भर में एक बार मंदिर में आए और मंदिर में से अनाज फ्री में लेके जाए। तो ये पूरे भारतवर्ष में उसकी सेवा चलती है। करीबन 450 से ज़्यादा संस्थाओं को ऐसे मुफ्त में अनाज मंदिर की ओर तक बांटा जाता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, कोई एक्टिविटीज़, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं कि जहाँ मंदिर ने काम ना किया और काम ना करती। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन पूछना था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन से पहले मुझे एक क्वेश्चन और याद आया। वो ये क्वेश्चन है कि पहले तो जो महाराज जी है उनको आप हमारी तरफ से पूछिएगा और हमारी तरफ से थैंक यू भी कहिएगा। चूँकि अभी वो अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों से मैं पूछता हूँ, ये सब इतना जो काम हम करते हैं, यानी आपकी जो संस्था करती है, एजुकेशन, फिर हेल्थ केयर, फिर महिलाओं को सपोर्ट, फिर जितना भी जो पीड़ित होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो ये सब करने की जो प्रेरणा मिलती है आप लोगों को कहाँ से मिलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका राहुल भाई। कुछ बोले मैं बोलूं। हमारे मंदिर की एक परंपरा है जी, और ये मंदिर की परंपरा ये है कि जो मंदिर के महंत होते हैं जी, वो सबसे पहले वो खुद की ना पूजा करवा सकते हैं, ना खुद की छवि किसी को दे सकते हैं, ना कोई फंक्शन में स्टेज पे बैठ सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को प्रोजेक्ट करना ही नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पूरे भारतवर्ष में आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक लौता मंदिर ऐसा है, एक ऐसा धर्मस्थल ऐसा है कि जहाँ के उसके महंत रात को 10 बजे सो जाते हैं और 2:30 बजे उठ जाते हैं। 2:30 बजे उठ के उनकी जो क्रियाकर्म सेवा वो सुबह 7 बजे तक उसको पूर्ण करनी है। आध्यात्मिक सेवा, उनका जो ध्यान, योग या पूजा पाठ करना है। उसके बाद का समय उसको समाज के कार्यों में लगाना है, रात को 10 बजे तक। अपने आप को तो उनको प्रोजेक्ट करना ही नहीं है, जो भी करना है वो महाराज जी की जो समाधि स्थल है, जो
जो अखंड ज्योत है उसको समर्पित रह के करना है, करेक्ट, सबसे बड़ी बात है। और तीसरी बात, पूरे भारतवर्ष में ये एक ऐसा मंदिर है, ऐसा धर्म स्थल है कि जिसके जब कपाट खुलते हैं दर्शन करने के लिए तो सबसे पहले वैदिक राष्ट्रगीत गाया जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्र की आराधना होती है और इसी राष्ट्रगीत में, वैदिक जो हमारा राष्ट्रगीत है, उसी राष्ट्रगीत में ये बात बताइए कि फूल यानी जो फल है, फूल है, जो पशु है, पक्षी है, वो सब फूले फले, और मेरा समाज के अंदर जितने भी जीव रहते हैं वो सबका विकास हो। तो उसी राष्ट्रगीत से तो शुरुआत होती है। तो जो हमारे गुरु इतना करते हैं, तो हम तो सिर्फ माध्यम हैं, हम संसारी हैं, तो हम एक बूंद की तरह भी अगर कुछ कर सकते हैं तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। यही हम क्वेश्चन राहुल जी से पूछना चाहते हैं। आशीष भाई ने तो बोल ही दिया, सब महाराज की कृपा है जी, कि हमको ये मौका मिला या ये सेवा करने का, वही हमारा भाग्य है और माँ बाप का आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू को कंप्लीट करने से पहले एक फाइनल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि इतना सारा काम करते हैं आप, तो महाराज जी की तरफ से और आप लोगों की तरफ से पूरे भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए आप अलग अलग बताइए कि आप लोगों का संदेश क्या, आपका मैसेज क्या है। What is your message for India and for the world? महाराज जी ने तो हमें ये सिखाया है कि मन मेरा तो मर गया है, पांचू भीतर बैठा, सदगुरु मोए आन मिले तब आदम दर्शन जाना। यानी जो हमारा मन है, वो मन हर सेकंड कोई नई सोच लेके आता है, और नई सोच कभी कंस्ट्रक्टिव भी होती है, कभी डिस्ट्रक्टिव भी होती है, कभी समाज को जोड़ने की भी बात करती है, कभी तोड़ने की भी बात करती है। तो वो मन है जो, उसके ऊपर किस तरह काबू पाया जाए, और उसको अगर तुम काबू पा लोगे तो पूरे समाज में हर जीव तुम्हारे अंदर दिखेगा और तुम जीव के अंदर दिखोगे। तुम्हें कोई भेद नहीं लगेगा कि भाई ये कश्मीर वाला है, मैं गुजरात वाला हूँ, ये महाराष्ट्र वाला है, ये अमेरिका वाला है। नहीं नहीं, तुम्हें उसके अंदर एक जीव ही दिखेगा, तुम्हें उसके अंदर एक परमात्मा ही दिखेगा। तभी जाके तुम उससे जुड़ सकोगे, तभी जाके तुम एक कंस्ट्रक्टिव समाज का निर्माण कर सकोगे। तो महाराज जी की ये सोच है, महाराज जी का ये संदेश है कि मन मेरा तो मर गया है, मन को मार दो, बस सबके अंदर, सब जीव के अंदर ईश्वर का भाव देखो। यही एक महाराज जी का संदेश है और हमको यही सिखाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, यही मैसेज है आपका भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। I would like to convey the viewers that we were in conversation with the directors of Shri Santaram Mandir Nadiyad, Shri Ashish Dave sir and Shri Rahul Dave sir. Thank you so much for joining our program. Thank you.